एक बार भोमनपुर गांव में राजन नाम का एक आदमी रहता था। राजन पेशे से धोबी था। वह अपनी बेटी रेखा के साथ रहता था। हर रोज राजन अपनी बेटी को साथ लेकर गांव के लोगों के घर घर जाता और उनके गंदे कपड़े इकट्ठा करता। कपड़े इकट्ठा करने के बाद वह उन्हें एक एक करके गिनता, फिर सब कपड़ों को पोटली में बांधकर नदी के किनारे ले जाता। नदी पर राजन कपड़े धोता और रेखा कपड़े धोने के लिए साबुन तैयार करती। राजन साबुन में कपड़े भिगोता, फिर बेटी की मदद से उन्हें निचोड़ता और पास की चट्टानों पर फैलाकर सुखाता। कपड़े सूखने के बाद वे उन्हें घर लाते। राजन कपड़ों को इस्त्री करता और रेखा उन्हें फिर से पोटली में बांध देती। इसी मेहनत से दोनों अपना गुजारा करते थे। कपड़े धोते समय रेखा कई बार अच्छे और महंगे कपड़े देखती थी। वह अपने पिता से पूछती, पिताजी, मैं ऐसे कपड़े कब पहनूंगी? ये लाल रंग के कपड़े कितने सुंदर हैं। मुझे भी ऐसे कपड़े पहनने हैं। क्या आप मुझे दिलाएंगे? लेकिन जब भी रेखा ऐसा पूछती, राजन चुप रह जाता। वह कुछ नहीं कहता। एक दिन घर का काम खत्म करने के बाद रेखा ने ग्रामीणों के कपड़ों की पोटली से एक आधी साड़ी उठाई। उसने चुपचाप वह साड़ी पहनी, सज संवर कर आईने में खुद को देखने लगी। वह बहुत खुश हुई। इसके बाद रेखा ने यह काम कई बार दोहराया। धीरे धीरे उसे यह गलत आदत लग गई। हर दिन वह अपने पिता को बिना बताए पोटली में से कोई न कोई कपड़ा चुरा लेती। रात में जब पिता सो जाते, वह उन कपड़ों को पहनकर खुद को निहारती। एक दिन गांव के जमींदार की बेटी ने अपने कपड़े धुलवाने के लिए धोबी को बुलाया। राजन अपनी बेटी रेखा के साथ उनके घर पहुंचा। कपड़े इकट्ठा करते समय रेखा की नजर एक लाल और पीले रंग के सुंदर कपड़े पर पड़ी। वह मन ही मन सोचने लगी कि काश वह खुद को उस कपड़े में देख पाती। कपड़े धोने और इस्त्री करने के बाद अनजाने में रेखा ने वही कपड़े चोरी कर लिए। जब राजन कपड़े वापस देने पहुंचा तो उसने कपड़ों को गिनना शुरू किया। कुल 11 जोड़ी कपड़े थे, लेकिन पोटली में सिर्फ 10 जोड़ी ही मिले। जमींदार की बेटी ने पूछा, एक जोड़ी कपड़े कहाँ हैं? राजन घबरा गया। उसने कहा, मेम साहब, मैंने आपके सामने गिनकर ही कपड़े रखे थे। पता नहीं अभी क्या हुआ। मैं एक बार घर जाकर देखता हूँ, फिर जल्दी वापस आऊंगा। कृपया बुरा मत मानिए। ये कहकर वह जल्दी जल्दी घर चला गया। घर पहुंचते ही राजन चौंक गया। उसने देखा कि रेखा वहीं लापता कपड़े पहने खड़ी है। रेखा बोली, पिताजी, मैं सब समझा सकती हूँ, कृपया मेरी बात सुनिए। राजन बहुत दुखी होकर बोला, बेटी, मैं इस गांव में ईमानदारी और सम्मान के साथ रहता हूं। तुमने यह क्या कर दिया? चोरी करना बहुत शर्म की बात है। ये जो तुमने किया है बिल्कुल गलत है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जिंदगी में फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती थी। इन कपड़ों को धोकर और इस्त्री करके तैयार रखो। कल मैं खुद जाकर ये कपड़े वापस करूंगा। अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बदनामी होगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन रेखा अपने दोस्तों के साथ थी। दोस्तों ने कहा, रेखा, चलो बाजार चलते हैं। वहां बहुत रंग बिरंगे कपड़े आए हैं। रेखा बोली, मैं नहीं आ सकती, मेरे पास पैसे नहीं हैं। दोस्तों ने कहा, कोई बात नहीं, बाजार में एक आदमी है जो पुराने कपड़े खरीदता है और बदले में पैसे देता है। रेखा बोली, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े हैं। दोस्तों ने कहा, तुम्हारे पिता तो धोबी हैं, रोज ढेर सारे कपड़े आते हैं। उनमें से 3 जोड़ी चुरा लो, उन्हें बेच देंगे और पैसों से नए कपड़े खरीद लेंगे। रेखा डर गई। अगर पिताजी को पता चल गया तो वे मुझे घर से निकाल देंगे। दोस्तों ने समझाया, कुछ नहीं होगा, कपड़े तो वैसे भी गायब हो जाते हैं, किसे पता चलेगा? रेखा ने उनकी बात मान ली। रेखा ने 3 जोड़ी कपड़े चुरा लिए और दोस्तों के साथ बाजार चली गई। उन्होंने कपड़े बेच दिए और बदले में नई साड़ियां खरीद लीं। रेखा नए कपड़े घर ले आई और उन्हें बाहर छुपा दिया। घर लौटते ही उसने देखा कि उसके पिता गायब कपड़ों को ढूंढ रहे हैं। तभी गांव के सरपंच और कुछ लोग घर आ गए। सरपंच बोले, राजन, बाहर आओ। राजन बाहर आया और देखा कि सरपंच के हाथ में वही गायब कपड़े थे। सरपंच ने बताया, ये कपड़े बाजार में मिले हैं, जहां पुराने कपड़े बेचकर पैसे लिए जा रहे थे। राजन घबरा गया। साहब, मैंने कपड़े नहीं बेचे, मुझे नहीं पता ये वहां कैसे पहुंचे। सरपंच ने कहा,
यह काम तुम्हारी बेटी ने किया है। फिर सरपंच ने गांव वालों से कहा, अब से हम राजन को कपड़े धोने के लिए नहीं देंगे। ये लोग हमारे कपड़े बेचकर फायदा उठाते हैं। यह कहकर सब चले गए। राजन टूट गया। रेखा शर्म से सिर झुकाए खड़ी थी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिस दिन करण ने जलेबी की खुशबू के भी पैसे मांगे, उसी दिन उसकी बर्बादी शुरू हो गई। सूरजपुर गांव में अर्जुन और करण पड़ोसी थे। अर्जुन के पास कुछ गायें थीं जिनका दूध बेचकर वह पैसे कमाता था। दूध का व्यापार बढ़ रहा था, इसलिए अर्जुन ने सोचा कि अब वह पड़ोसी गांव में भी दूध बेचेगा। अपने जमाए हुए पैसों से उसने नई साइकिल खरीदी और बाकी गांवों में जाकर दूध बेचने लगा। एक सुबह जब वह दूध लेकर निकला तो करण ने उसे देखा और सोचा, अरे, मुझे बिना बताए अर्जुन ने नई साइकिल खरीद ली। वापस आएगा तो पूछूंगा। अर्जुन जब दूध बेचकर लौटा, करण ने पूछा, तुमने नई साइकिल खरीद ली भाई? अर्जुन बोला, भाई, आज तक जो भी दूध बेचा उसमें से थोड़ा थोड़ा बचाया था, उसी से खरीदी है। अब पास वाले गांव में भी दूध बेच लेता हूं। करण हंसते हुए खुश होने का नाटक करता है और घर लौट जाता है। वह सोचता रहता है, इतने कम समय में वह नई साइकिल कैसे खरीद लाया। फिर करण सोचता है, बहुत अच्छा, हाँ, मैं एक जलेबी की दुकान शुरू करूंगा। अगले दिन करण एक छोटी सी दुकान खोलता है और गरम गरम जलेबी बेचने लगता है। एक जलेबी 5 रुपये, आधा किलो 50 रुपये, 1 किलो 100 रुपये। जलेबी की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है। लोग उसकी दुकान पर आने लगते हैं और स्वादिष्ट जलेबी की तारीफ करते हैं। कुछ ही दिनों में जलेबी मशहूर हो जाती। एक दिन मोहन नाम का आदमी जलेबी खाकर कहता है, करण, तुम्हारी जलेबी बहुत मजेदार है। ऐसी कमाल की जलेबी मैंने आज तक नहीं खाई। बाकी लोग भी उसकी तारीफ करते हैं। धीरे धीरे करण घमंडी होने लगता है। मेरी जैसी जलेबी कोई बना ही नहीं सकता। दाम बढ़ा देता हूं। अब वह दाम बढ़ा देता है। एक जलेबी 10 रुपये, आधा किलो 100 रुपये, 1 किलो 200 रुपये। एक ग्राहक महेश पूछता है, जलेबी इतनी महंगी कब से हो गई? बाकी दुकानों में तो 1 किलो 100 रुपये में मिलती है। करण घमंड से बोलता है, अगर मेरे जैसी जलेबी कहीं और मिले तो वही जाकर खा लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग उसके स्वाद के आदी हो चुके थे, इसलिए महंगी जलेबी भी खरीदने लगे। अब लालच बढ़ता है। करण तराजू के नीचे एक छुपा हुआ छोटा वजन रख देता है ताकि कम जलेबी देकर ज्यादा पैसे ले सके। एक दिन गांव के ठाकुर रघुवीर सिंह को उसकी जलेबी की प्रशंसा सुनाई देती है। वे अपने नौकर चंदन और गोपाल को 1 किलो जलेबी लाने भेजते हैं। नौकर जलेबी लाते हैं पर वजन कम निकलता है। ठाकुर गुस्से से कहते हैं, मैंने 1 किलो मंगवाया था, यह कम क्यों है? नौकर कहते हैं, साहब, गलती हमारी नहीं, दुकानदार की है। ठाकुर खुद जाकर देखने का निर्णय लेते हैं। दुकान पहुंचने से ठीक पहले उन्हें एक भिखारी बाबू दुकान की तरफ जाते दिखता है। ठाकुर देखना चाहते हैं कि करण उससे कैसे व्यवहार करता है। वे छिपकर देखते हैं। बाबू पूछता है, भाई साहब, एक जलेबी कितने की? करण, 10 रुपये की है। बाबू, मेरे पास सिर्फ 2 रुपये हैं, एक जलेबी दे दो। करण, 2 रुपये में नहीं मिलेगी। बाबू जाने लगता है तो कर्ण उसे रोक कर कहता है, तुमने मेरे जलेबी की खुशबू ले है, उसके लिए वो 2 रुपये दो। बाबू दक भरा कहता है, मेरे पास यही 2 रुपये हैं और तुम ये भी छीन रही हो, मैं नहीं दूंगा। ठीक उसी वक्त ठाकर रघुवीर सिंह आ जाते हैं। वो बाबू को पैसों का थैला देते हुए कहते हैं, तुम अपनी 2 रुपये की बदली ये थैला दुकानदार को दे दो। बाबू थैला देने लगता है। ठाकर कहते हैं, रखो, पहले थैला जोर से हिलाओ। बाबू थैला हिलाता है। सुकों की छन छन की आवाज आती है। ठाकर कर्ण से कहते हैं, जिस तरह तुमने इस थैली की आवाज सुनी, इसी तरह इस गरीब ने तुम्हारी जलेबी की खुशबू ली, इसलिए खुशबू का मुआवजा उसी आवाज से अदा हो गया। कर्ण को अपनी गलती का एहसास होता है। वो रोते हुए कहता है, साहब, एक बार मुआफ कर दीजिए, अब गलती नहीं करूंगा। ठाकर गुस्से में कहते हैं, तुम दाम भी ज्यादा लेते हो, तराजों में धोखी भी करते हो और एक गरीब को जलेबी तक नहीं दी। मैं हुक्म देता हूं, अभी दुकान बंद करो। करण खौफ के मारे रोने लगता है। तब अर्जुन आता है और हाथ जोड़कर कहता है, साहब, बराहे करम करण को इस बार माफ कर दीजिए। अर्जुन की नेकी देखकर ठाकर कहते हैं, ठीक है, इस बार माफ करता हूं, अब ईमानदारी से काम करना। ठाकर वहां से चले जाते हैं। कर्ण बदलने का फैसला करता है। वो पूरी ईमानदारी से दोबारा दुकान शुरू करता है। अब लोग पहले से भी ज्यादा उसकी जलेबी कहानी आने लगते हैं। आखिर में कर्ण खुश
होकर और सच्चाई के साथ अपनी जिंदगी गुजारता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।